पीएम मोदी के मन की बात का 110वां संस्करण। मन की बात कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े सीएम धामी। साल 2024 का दूसरा मन की बात का संस्करण। उत्तराखंड को पीएम मोदी ने दी 36.26 करोड़ की 9 योजनाओं की सौगात। पीएम ने गुजरात दौरे के बीच वर्चुअल किया लोकार्पण और शिलान्यास। कल पेश होगा उत्तराखंड का बजट। धामी सरकार करीब 90,000 करोड़ का पेश कर सकती है बजट। आदतन अपराधियों पर कसेगा गैंगस्टर का शिकंजा। बजट से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों पर हुई चर्चा। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को दी मंजूरी। देहरादून में दुग्ध संघों के नवनिर्वाचित सदस्यों एवं अध्यक्षों के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे सीएम। शपथ लेने वालों की सीएम ने दूध से निकलने वाली क्रीम से की तुलना। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की हुई बजट बैठक। वित्तीय वर्ष 24-25 यात्रा व्यवस्थाओं के लिए बजट पारित। यात्री सुविधाओं के विकास के लिए देगी धनराशि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर, जहां देहरादून में गुलदार के हमले में मासूम की मौत। देहरादून में गुलदार के हमले में मासूम की हुई मौत। 9 साल के मासूम पर गुलदार ने किया हमला। गुलदार के हमले में मासूम बच्चे की हुई मौत। मासूम बच्चे की मौत से लोगों में भारी आक्रोश। गुलदार के हमले से एक मासूम बच्चे की हुई मौत। बच्चे की मौत के बाद इलाके में बढ़ाई गई गश्त। पुलिस और वन विभाग टीम कर रही कॉम्बिंग। टांड थाना क्षेत्र के गजवाड़ी के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर हम आपको बता दें, जहां पर देहरादून में गुलदार के हमले में मासूम की हुई मौत। 9 साल के मासूम पर गुलदार ने किया हमला। गुलदार के हमले में मासूम बच्चे की हुई मौत। तो वहीं 26 फरवरी को 2024-25 का बजट विधानसभा में पेश हो रहा है। इससे पहले कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं और अब भारी भरकम 90,000 करोड़ के बजट की संभावना जताई जा रही है। क्या है बजट की खास बातें, देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से। उत्तराखंड सरकार बजट 2024-25 26 फरवरी को सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई। धामी सरकार के बजट में केंद्र की दिखेगी झलक। समावेशी बजट पेश कर सकती है धामी सरकार। गरीब, युवा, किसान, महिलाओं का बजट में खास ध्यान। 90,000 करोड़ से ज्यादा का पेश हो सकता है बजट। बजट को लेकर सरकार ने खास तैयारियां की हैं। महिलाओं को और सशक्त बनाए जाने पर जोर। महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सके, ऐसा प्रयास। मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए प्रावधान। कई और विधायक भी विधानसभा में होंगे पेश। युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कोशिश। आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बजट में प्रावधान। महिलाओं, युवाओं के लिए काफी कुछ रहेगा। सार्वजनिक निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक होगा पारित। एलटी शिक्षकों के हो सकेंगे अंतर मंडलीय तबादले। बिल्डर गरीबों के आवास के लिए प्राधिकरणों को देगा फंड। स्कूलों को मिलेगी चलती फिरती प्रयोगशाला। बद्रीनाथ केदारनाथ में अस्पताल संचालित होंगे। कैबिनेट के ये हैं प्रमुख फैसले। कला के शिक्षकों के लिए अब बीएड की उपाधि जरूरी। चयन के बाद ग्राम विकास अधिकारी को मिलेगी ट्रेनिंग। 6 के बजाय 2 माह के सावैतनिक ट्रेनिंग मिलेगी। पहले विकास अधिकारियों को वेतन नहीं मिलता था।
शिक्षकों के 4 दिन की यात्रा अवकाश के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। न्याय और वित्त विभाग करेंगे पूरे मामले का परीक्षण। उद्योगों की रजिस्ट्री कराते समय स्टाम्प शुल्क का पूरा करना होगा भुगतान। एमएसआई नीति के तहत बाद में होगी प्रतिपूर्ति। विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है तो सीनियर प्रोफेसर उपलब्ध न होने पर विकल्प। आसपास के विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर को दिया जा सकता है चार्ज। रेरा एक्ट में संशोधन की मंजूरी। प्रत्यावेदन को इस विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी। ऊर्जा विभाग के 2022 के लेखा प्रत्यावेदन को भी मंजूरी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां धामी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले देहरादून में बजट सत्र का आयोजन करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी भी कर ली हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में हुई बैठक में सत्र की सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि धामी सरकार विधानसभा में आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए करीब 90,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकती है। 26 फरवरी से विधानसभा का बजट देहरादून में शुरू होगा। वहीं चुनाव से पहले शुरू हो रहे बजट सत्र के बेहद हंगामेदार रहने के आसार हैं। दरअसल कांग्रेस विधानसभा का बजट सत्र 2 सप्ताह से अधिक समय तक चलने की सरकार से मांग कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस बजट सत्र को देहरादून में कराने का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस ने बजट सत्र दून में करने के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है। कांग्रेस सदन से सड़क तक सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। इसके साथ ही कांग्रेस ने 27 फरवरी को गैरसैंण में प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र आयोजित करने का भी फैसला लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि राज्य आंदोलन के समय से आंदोलनकारी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग कर रहे हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गैरसैंण में विधानसभा भवन सहित बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए वहां सत्र किए, लेकिन धामी सरकार अब ठंड के नाम पर वहां सत्र करने से परहेज कर रही है। ऐसे में कांग्रेस गैरसैंण में जन भागीदारी से प्रतीकात्मक विधानसभा का आयोजन कर भू कानून, अंकिता हत्याकांड, बेरोजगारी, महिला अपराध, पलायन जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करेगी। बता दें कि धामी सरकार ने पक्ष विपक्ष के विधायकों द्वारा पत्र लिखकर सत्र गैरसैंण की बजाय देहरादून में कराने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सत्र देहरादून में कराने का फैसला लिया है, जिस पर अब बवाल छिड़ गया है। देखिए ये रिपोर्ट। 26 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में शुरू होने जा रहा है। सरकार ने सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने भी सभी अधिकारियों को व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सत्र शुरू होने से पहले ही सत्र पर हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस विधानसभा का बजट सत्र 2 सप्ताह से अधिक समय तक चलाने की सरकार से मांग कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस बजट सत्र को देहरादून में कराने का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस ने बजट सत्र दून में करने के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है। कांग्रेस सदन से सड़क तक सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। देखिए, सुरक्षा की बैठक होती है, इसमें हम लोग ये देखते हैं और प्रयास करते हैं कि किस तरह से विधानसभा हमारा सत्र चल रहा है वो सुचारू रूप से चले, ढंग से चले, हमारे जनता को भी दिक्कत ना हो और लोगों को भी दिक्कत ना हो, सब अच्छे से सत्र चले, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सत्र चले। तो तैयारी, चाहे पानी हो, बिजली हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, किस तरह से चीज़ें व्यवस्थित रहें सत्र को चलाने में, उसकी आज ही बिल्कुल हमारी अभी जो पुलिस अफसरान यहाँ पहुँचे थे वो उसको ड्रिल है, एक उनको पता है किस तरह से सुचारू रूप से व्यवस्थाएं रखनी है, चाहे वो ट्रैफिक की हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे जो एजिटेशंस होते हैं उनकी हो, वो उनको प्रक्रिया पता है, उन्हें ड्रिल पता है। आने वाला विधानसभा सत्र की तैयारियां हैं और अभी अधिसूचना तो जारी नहीं हुई है, लेकिन पता चल रहा है कि 26 तारीख से विधानसभा का सत्र है। पहले तो हम ये मांग करेंगे विधानसभा का जो बजट सत्र है उसकी अवधि लंबी रखी जाए,
क्योंकि बजट सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें पहले दिन माननीय राज्यपाल साहब का अभिभाषण होता है तो एक दिन कुछ कार्य नहीं होता। उसके अगले दिन से बजट पेश होगा शाम को, तो उसके बाद तीसरे दिन बजट पर सामान्य चर्चा होगी। तो सामान्य चर्चा के लिए 70 हम सब विधानसभा के हम सदस्य हैं, तो 70 विधानसभा के सदस्य चर्चा करेंगे, तो उसके लिए लगभग 2 दिन चाहिए। और सामान्य बजट पर चर्चा के बाद विभागवार बजट पर चर्चा के लिए 4-5 दिन चाहिए। मैंने कहा ना, कांग्रेस को पहले तो अपने उन विधायकों को पूछना चाहिए कि उन्होंने ये पत्र संसदीय कार्य मंत्री या विधानसभा अध्यक्ष को क्यों दिया, और वो तो पहले उन पर कार्रवाई करें और दूसरे विषय पर सोचें। ये केवल राजनीतिक इशू बनाना, ये कम से कम अब जब मुद्दा विहीन कोई दल हो जाता है तो जो चुनाव के दृष्टि के विषय हैं उन विषयों को एक प्रकार वो तिलांजलि दे देते हैं, और ऐसे विषय जिस विषय में उनका स्वयं का इन्वॉल्वमेंट है। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की सरकार से मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बजट सत्र को देहरादून में कराने के सरकार के फैसले का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले के विरोध में 27 फरवरी को गैरसैंण में प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र आयोजित करने का भी फैसला लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि धामी सरकार ठंड के नाम पर गैरसैंण में सत्र करने से बच रही है। ऐसे में कांग्रेस गैरसैंण में जन भागीदारी से प्रतीकात्मक विधानसभा का आयोजन कर भू कानून, अंकिता हत्याकांड, बेरोजगारी, महिला अपराध, पलायन, बिगड़ती कानून व्यवस्था, भर्ती घोटाले, अग्निवीर भर्ती समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा करेगी। बता दें कि धामी सरकार ने पक्ष विपक्ष के विधायक द्वारा पत्र लिखकर गैरसैंण की बजाय देहरादून में कराने का अनुरोध किया था, जिसके बाद सरकार ने सत्र देहरादून में कराने का फैसला लिया है। कि लोगों में अवेयरनेस आए, जो शहीद हुए, जो हमारे आंदोलनकारी थे, उनके सपनों का उत्तराखंड हो, और सरकार को शर्म आए। क्योंकि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष और आदरणीय प्रीतम सिंह जी कार्य मंत्रणा से इस्तीफा देते, उनकी बात नहीं सुनने जाती। दूसरी तरफ विधायकों के दस्तखत का बहाना बना के सत्र गैरसैंण ना करके देहरादून किया जा रहा है, जो अपने आप में शर्मनाक है। और ये हमारे जो शहीद हुए लोग हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनका ये अपमान है। और कांग्रेस इसलिए वहाँ जो मेन मुद्दे हमारे उनको उठाएगी, क्योंकि सत्र भी कम दिन का है और मेन मुद्दे नहीं उठेंगे, इस बहाने से लोगों का ध्यान आकर्षण भी होगा। बिल्कुल नेता, देखिए उत्तराखंड का आंदोलन ने तो अपना द्विवार्षिक अधिवेशन भी गैरसैंण में ही करा। आप लोगों को वहाँ पे हमारा चुनाव पूरा संपन्न वहाँ पे गैरसैंण में ही करा। तमाम उत्तराखंड से, दिल्ली से लोग गैरसैंण पहुँचे, बड़ी भारी संख्या में पहुँचे वहाँ पे। पहाड़ के प्रति संवेदनशील नहीं हैं दोनों पार्टियाँ, ये लोगों को समझना होगा। वो शहर भी बसा रहे, मैं देख रहा हूँ पेपर में, शहर भी बसा रहे, तो प्लेन्स में बसा रहे, तराई में बसा रहे शहर। पहाड़ के प्रति उनका पहाड़ में बसा दो नहीं नया शहर, ऐसे नहीं लोगों का वहाँ पे जमावड़ा इकट्ठा होता है, लोगों को सुविधाएं कैसे नहीं मिलती, लेकिन है ही नहीं मान रहे। अब जब तक दृष्टिकोण आपका ईमानदार दृष्टिकोण नहीं होगा, तब तक आप कुछ करेंगे थोड़ी नहीं। MLA भी ऊपर से आ जाते हो, फिर देहरादून के हो जाते हो, देहरादून में रहते हैं, फिर भूल जाते हो पहाड़ को। फिर चुनाव लड़ने के लिए देखा 1 साल रह के चुनाव लड़ने के, फिर दौड़ा भागी शुरू हो जाती है। तो इन लोगों को पहाड़ में कैसी शिक्षा चाहिए, 21वीं सदी की शिक्षा हम देहरादून, देश के हरिद्वार और तराई के इलाकों में जिस हिसाब से शिक्षा मिल रही है, अच्छे कॉलेजेस हैं, वैसी शिक्षा 21वीं सदी की शिक्षा पहाड़ के लोगों के, पहाड़ के बच्चों को कैसे मुहैया कराई जाए, कहीं उनके उसमें है ही नहीं। ऐसे में आप मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। फिर आप कह रहे हैं साहब वहाँ पे हम लोग जो है एक को मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसी को मंत्री बनाएंगे, क्योंकि जनता आपको पूरी तरह से आपको नकार चुकी है। यानी कि जनता आपको कभी मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने वाली तो है नहीं। अब काल्पनिक रूप में तो आप बन ही सकते हैं, वो तो सपना कोई भी देख सकता है। तो इस प्रकार का सपना यदि कांग्रेस ये देख के कि साहब वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं, किसी को मंत्री बना रहे हैं, किसी को वित्त मंत्री बना रहे हैं, तो ये उन्हीं को मुबारक है। और इसी प्रकार की जिंदगी उनकी कटने वाली है, क्योंकि जनता अब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और इनके कार्य पे विश्वास करती है, माने मोदी जी पे विश्वास कर रही है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बजट सत्र पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सत्र के दौरान सदन से सड़क तक सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस विधायक जहां सदन के भीतर सरकार को घेरेंगे, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता गैरसैंण में प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र आयोजित कर सरकार को गैरसैंण के मुद्दे पर घेरती हुई नजर आएंगे। सवाल ये है
कि क्या सत्र गैरसैंण में करने से गैरसैंण का विकास होगा या फिर गैरसैंण सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा भर रह गया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पहाड़ और प्रदेश उत्तराखंड में पहाड़ी वासियों को लगातार मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। दरअसल उत्तराखंड के टिहरी और चक्राता से दुखी करने और सरकार के दावों की पोल खोलती हुई तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जहां पहले टिहरी जनपद की बात करें तो यहां प्रतापनगर में चौड़ लंबा गांव CHC अस्पताल का एक वीडियो सामने आया, जहां दर्द से एक महिला कराह रही है, लेकिन अस्पताल में महिला को उपचार देने वाला एक भी स्टाफ नहीं है। पीड़िता के तीमारदार ने वीडियो बनाकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल दी है। वहीं इस मामले में टिहरी जिला प्रशासन ने भी जांच कराई। जांच में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से इन सभी आरोपों का खंडन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अस्पताल का स्टाफ अस्पताल के प्रथम तल में महिला मरीज के उपचार में व्यस्त था। वहीं दूसरी तस्वीर चक्राता के उदावा गांव की है, जहां सड़क न होने की वजह से बीमार बुजुर्ग को ग्रामीण डंडी कंडी पर लाद कर 9 किलोमीटर तक पैदल चले। बताया जा रहा है कि गांव में रहने वाले 70 वर्षीय कडिया भारती की अचानक तबीयत खराब हो गई। गांव में सड़क न होने की वजह से बीमार बुजुर्ग को डंडी कंडी के सहारे बर्फीले रास्ते से होकर ग्रामीण किसी तरह उप जिला चिकित्सालय विकासनगर लेकर आए, लेकिन बुजुर्ग की हालत गंभीर होने पर यहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। चिकित्सकों की माने तो बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई, जो इस वजह से उन्हें समय से इलाज नहीं मिल पाया। वहीं राज्य में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब पहाड़ प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त होंगी। और देखिए ये रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहाड़ों की बदहाल स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की व्यवस्था से पलायन लगातार बढ़ रहा है। वहीं पहाड़ों में रहने वाले लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड के टिहरी और चक्राता में देखने को मिला, जहां टिहरी के प्रतापनगर में चौड़ लंब गांव CHC अस्पताल का एक वीडियो सामने आया, जहां दर्द से एक महिला कराह रही है, लेकिन अस्पताल में महिला को उपचार देने वाला एक भी स्टाफ मौजूद नहीं है। पीड़िता के तीमारदार ने वीडियो बनाकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल दी है। दूसरी ओर चक्राता के उदावा गांव में सड़क न होने की वजह से बीमार बुजुर्ग को ग्रामीण डंडी कंडी पर लाद कर 9 किलोमीटर तक पैदल चले, लेकिन अस्पताल में भर्ती करते ही अगले ही दिन बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। चिकित्सकों की माने तो बुजुर्ग को समय से इलाज नहीं मिल पाया। राज्य में अब बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। उत्तराखंडी होने के नाते हम सबके लिए डूब मरने जैसा है। अगर हम 23 साल के उत्तराखंड गठन के बावजूद भी अपनी मातृ शक्ति को न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं दे पा रहे हैं। प्रसव के समय कहा जाता है कि केवल बच्चे का ही नहीं, माँ का भी पुनर्जन्म होता है। ऐसे में अगर हमारे अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, तो फिर मुझे लगता है मुख्यमंत्री के ये सारे कार्यक्रम जो ईजा, बेड़ी, बेटी, बुआरी, महिला सम्मान, नारी शक्ति वंदन और महिला सशक्तिकरण की जो बड़ी बड़ी डींगे वो हाँक रहे हैं, वो सब धत्ता साबित होती हैं। उनको वस्तु स्थिति देखनी चाहिए, धरातल पर देखना चाहिए कि उन्होंने आज उत्तराखंड का क्या हाल कर दिया। देखिए, जहाँ पे जिस प्रकार की परिस्थिति है उसमें भी हमने ऐसे जहाँ पे दुर्गम स्थान है, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पे हमने डोला पालकी की भी व्यवस्था की गई है। और सभी लोग जितने भी हमारी आशा बहनें हैं, हमारे जहाँ वहाँ पे जो भी स्टाफ है हेल्थ का, सभी लोग वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और कहीं पे अगर ऐसी स्थिति आती है तो उनके लिए भी जहाँ पे नहीं सड़क गई है या 1-2 मकान बहुत दूर है तो वहाँ पे पालकी की व्यवस्था रहती है, लेकिन ये है कि समय से सूचना मिल जाए। आपको बता दें कि राज्य को बने 23 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन आज भी पहाड़ वासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेहतर सड़क, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में पहाड़ों से पलायन लगातार जारी है। पलायन आयोग की रिपोर्ट की माने तो उत्तराखंड में हर रोज औसतन 230 लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं।
जबकि 2018 से पहले तक ये आंकड़ा 138 था। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में वर्ष 2008 से 2018 के बीच कुल 5,02,717 लोगों ने पलायन किया, जबकि पलायन आयोग के गठन के बाद 2018 से 2022 के बीच बीते 4 वर्षों में ही ये आंकड़ा करीब 3,35,841 पहुंच गया है। बेहतर सड़क, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में पहाड़ों से पलायन लगातार जारी है। बहुत बुरी हालात हैं। 6-7 साल हो गए बीजेपी को शासन में, और लगातार कोरोना का टाइम हमने देखा, उसमें पूरी तरह फेलियर रहा। और अभी भी आप देखिए दून हॉस्पिटल जैसे अस्पताल में रात भर डॉक्टर ना मिले और मरीज मर जाए, वो आपने अभी हफ्ते भर पहले देखा है। चक्राता की वैसी घटना है। हमारे रानीखेत में जो गैरसैंण तक के एरिया को देखता है, वहाँ डॉक्टर्स की कमी, लगभग पर्वतीय क्षेत्र डॉक्टर विहीन है, स्पेशलिस्ट नहीं है। और उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य की हालात है वो बहुत ख़राब है और दिन प्रतिदिन बदतर हो रही है। देखिए, आज जो राज्य का गठन है उसको 23 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 24वां वर्ष अब शुरू होता है। आप ये बताइए, 22 से 23 वर्ष में जब राज्य बना था तो उस समय में एक पलायन की नीति बनी थी, पलायन आयोग बना था। उसको लेकर के अभी तक जो भी सरकार रही हो, चाहे पूर्व की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान सरकार रही हो, उन्होंने कोई ठोस नीति तैयार नहीं की। और पलायन होने का मेन मकसद है, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पर रोजगार की सुविधाएं नहीं है। मूलभूत सुविधाएं अगर मुझे उपलब्ध होंगी तो मैं क्यों पलायन करूँगा। कुल मिलाकर राज्य गठन के 23 साल बाद भी पहाड़ वासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये चिंता की बात है कि मौजूदा डबल इंजन की सरकार में भी लोग बेहतर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं। हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति कठिन है और ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक पहाड़ वासियों की समस्याओं का समाधान सरकार कर पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।